हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे से YouTube चैनल में जिसका नाम है JR कॉलेज, जो कि प्यारा सा डेडिकेटेड चैनल है हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए। ठीक है, हम लोग ने इस चैनल पे एक न्यू और एक फ्रेश बैच शुरू कर दिया है हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए, जिसमें मैं आप लोग क्या पढ़ा रहा हूं 11th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी। सही है, हमने ऑलरेडी 2 लेसन कंप्लीट कर रखे हैं और आज से इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा 3rd लेसन, जिसका नाम है किंगडम प्लांटेई। सही है, आप लोगों ने 2nd लेसन मेरे साथ पढ़ा ही हुआ है। सही है, तो इस लेसन को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये मेनली इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, देखेंगे हम लोग किंगडम प्लांटेई होता कैसे है, कैसे अलग अलग किंगडम्स डिवाइड किए गए हैं, उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से डिविजन प्रेजेंट है, वो सारी चीजें आज हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। सही है, एक और बात लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप लोग ने हमारा JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर से कर लो। देखो, इसके बड़े सारे फायदे, आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, तो जरूर से इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के ऊपर से डाउनलोड कर लेना। सही है, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है मुझसे, ठीक है, कोई भी डाउट अगर आपको पूछना है, इस पूरे बायोलॉजी में कोई डाउट होता है या फिर आपको मुझसे कोई बात करनी है, कोई फीडबैक देना है, तो भी आप लोग आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे मैसेज और फॉलो वहां पे कर सकते हो। क्लियर है, चलेगा? तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में ही बात करेंगे छोटी छोटी चीजों की। ठीक है, आ जाओ देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या देखने वाले हैं कि आखिरकार ये किंगडम है क्या और इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। देखो, हम लोग ने पढ़ा है बच्चों कि इस दुनिया में बहुत सारे टाइप्स के स्पीशीज है। सही है, अराउंड 1.7 मिलियन स्पीशीज है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, जो कि अराउंड 17 लाख स्पीशीज होता है। सही है, तो अगर इतने सारे स्पीशीज को अगर आपको अलग अलग पढ़ना है तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपका मन कर रहा है कि चलो आज से मैं शुरू करता हूं पढ़ना, आज मैं डॉग की स्पीशीज पढ़ूंगा, कल कैट की स्पीशीज पढ़ूंगा, फिर एक रैट की, स्नेक की, ऐसे ऐसे करते करते मैं स्पीशीज पढ़ते जाऊंगा, तो आपके लिए बिल्कुल भी आपके 5-6 जन्म निकल जाएंगे। समझ रहे हो, इतनी सारी स्पीशीज इस दुनिया में अवेलेबल है, तो क्लासिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। सही है, एनिमल्स को, प्लांट्स को, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनको क्लासिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, ताकि हम पूरे एक ग्रुप को एक साथ पढ़ ले, हम लोग को ज्यादा अंदर जाने की जरूरत ना पड़े। तो इसी चीज को करने के लिए एक, ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस की थी। ठीक है, अगर आप लोगों ने लेसन नंबर 2 पढ़ा है मेरे साथ, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपना अपना क्लासिफिकेशन का टाइप दिया था, लेकिन आज तक माना कौन सा जाता है? एक बंदे थे, एक साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था R.H. विटेकर। ठीक है, जिनका नाम क्या था? R.H. विटेकर। इनकी जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, उस क्लासिफिकेशन को आज भी माना जाता है। ठीक है, इन्होंने दिया था बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया था, जनरली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 अलग अलग किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया, और ऐसे नहीं कि इस ऑर्गेनिज्म को चलो मेरा मन कर रहा है इसमें डाल दो, मेरा मन कर रहा है उसमें डाल दो, ऐसा नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया इन्होंने रखी। ठीक है, कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स में अगर ये प्रॉपर्टी होगी तो इसको इसमें डाला जाएगा, अगर इस ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉपर्टी होगी तो उसको इसमें डाला जाएगा। सही है, तो इन्होंने टोटल 5 टाइप की क्लासिफिकेशन बनाई। अगर मैं किंगडम की बात करूं तो टोटल 5 किंगडम बनाया इन्होंने। ठीक है, 5 किंगडम इन्होंने बनाया। कौन कौन से देखो, ये थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, देखो, सबसे पहला जो किंगडम था, इट इज द किंगडम मोनेरा। सबसे पहला किंगडम क्या था? किंगडम मोनेरा। फिर नेक्स्ट किंगडम था किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट किंगडम था किंगडम प्लांटेई, जो हम लोग को पढ़ना है इस पूरे लेसन में एकदम डिटेल में। सही है, और उसके बाद था हमारा किंगडम फंजाई या फिर फंगाई, जो भी आप कह लो। सही है, और लास्ट है हमारा दैट इज किंगडम एनिमेलिया, जो हम लोग को नेक्स्ट लेसन में पढ़ना है। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया, समझ में आई बात? तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? R.H. विटेकर ने दिया था। सही है, और इन्होंने इस पूरे ऑर्गेनिजम्स को इन 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब 5 ग्रुप में डिवाइड करने का क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, कुछ तो क्राइटेरिया रखना पड़ेगा ना, ऐसे ही नहीं हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म को किसी में भी डाल देंगे। तो इन्होंने क्राइटेरिया भी बताया। देखो, इन्होंने बोला कि यार हमको कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रख के ये क्राइटेरिया करनी पड़ेगी कि एक क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। सबसे पहला कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर है या फिर ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है। सही है, ये ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है या फिर ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है। अब हम लोग को पता है व्हाट इज मीन बाय मल्टी सेलुलर, व्हाट इज मीन बाय यूनिसेलुलर। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है और वही एक सेल से बहुत सारे फंक्शन वो करते हैं। ठीक है, उनका डाइजेशन भी उसी एक सेल से हो रहा है, उनका एक्सक्रीशन भी उसी एक सेल से हो रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूनिसेलुलर कहेंगे। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है और वो सारे सेल्स मिलकर ग्रुप में एक काम कर रहे हैं, उसे हम लोग, उस ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। जैसे हम लोग वी आर मल्टी सेलुलर, हमारे बॉडी में अराउंड 30 से 90 बिलियंस ऑफ सेल्स है।
सही है, सॉरी बिलियन नहीं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, इतने सेल्स हमारे एक बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। सही है, तो ये आपको समझ गया व्हाट इज मीन बाय मल्टी सेलुलर एंड व्हाट इज मीन बाय यूनिसेलुलर। अगर मैं दूसरी क्राइटेरिया की बात करूं तो दूसरा इन्होंने सेल टाइप पे रखा था। दो प्रकार के सेल होते हैं बच्चों, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यूकैरियोटिक सेल। सही है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यूकैरियोटिक सेल। अब दो प्रकार के सेल इन्होंने बताए, इन्होंने तो क्या पहले से पता थे हम लोग को, बट इन्होंने क्राइटेरिया रखा डिवीजन का। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल्स होते हैं जो बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं और बहुत ही पहले पहले बने होंगे। इनके अंदर ना ही कोई सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होगी, ठीक है, ना ही इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ प्रेजेंट नहीं होंगे। इनके अंदर ऑर्गेनली के नाम पे सिर्फ एक ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम, ठीक है, इनके पास सिर्फ एक ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है बच्चों जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम, और वो भी एकदम प्रिमिटिव टाइप वाला, एकदम पहले पहले वाला राइबोसोम, दैट इज 70S राइबोसोम, ठीक है, 70S राइबोसोम बहुत ही पुराना राइबोसोम है। सही है, बहुत ही प्रिमिटिव राइबोसोम है, वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और तो और इनके पास न्यूक्लियस तो प्रेजेंट, इनके पास डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन उस डीएनए को कवर करने का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी प्रेजेंट नहीं होता। समझ रहे हो कितना प्रिमिटिव टाइप का सेल है। तो ऐसे सेल को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल। ये एडवांस सेल है, ये बहुत ही एडवांस सेल है। इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, सब कुछ प्रेजेंट होगा, और इसके अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा बच्चों, ठीक है, इसके पास भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा, बट एडवांस वाला राइबोसोम। इसके पास 70S राइबोसोम था, तो इसके पास 80S राइबोसोम होगा, ठीक है, इसके पास 80S राइबोसोम होगा, एडवांस राइबोसोम है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये इन्होंने एक क्राइटेरिया बताया। फिर दूसरा क्राइटेरिया, सॉरी तीसरा क्राइटेरिया इन्होंने बताया न्यूट्रिशन का, ठीक है, इन्होंने बोला कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे खाना खा रहा है। अब दो चीजें हो सकती है, ध्यान से देखो, दो चीजें हो सकती है। सबसे पहला एक है ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है। अब हम लोग ने ऑटोट्रॉफिक सुना हुआ ऑलरेडी वर्ड। ऑटोट्रॉफिक्स का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स बच्चों जो खुद का खाना खुद बना ले, जिनको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े, दीज आर द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म बच्चों जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं हमेशा, चाहे वो किसी प्लांट को काट के खा ले, ठीक है, उसका कोई फ्रूट खा ले, या फिर किसी एनिमल को मार के खा ले, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है, उसे उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी क्राइटेरिया थी, इसके बेसिस पे उन्होंने किंगडम्स डिवाइड कर लिया। हम लोग को पता है, हम लोग ने किंगडम लेसन नंबर 2 में पढ़ा है कि जितने भी हायर क्लासिफिकेशंस होती है उनके अंदर क्राइटेरिया बहुत कम होती है, और जो एकदम अगर आप क्लासिफिकेशन को डीपली करते जाओगे तो क्राइटेरिया भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्राइटेरिया भी इंक्रीज होती चली जाएगी। सही है, समझ में आई बात। तो इतने बेसिस के ऊपर उन्होंने क्या किया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, ठीक है, ये 5 किंगडम उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। अब क्या बोला उन्होंने, ध्यान से देखो, जो भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होगा, ध्यान से सुनो, जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होगा और यूनिसेलुलर होगा, ठीक है, और क्या होगा, यूनिसेलुलर, उसको आप डाल दो किंगडम मोनेरा में, ठीक है, उसको आप किसमें अंदर डाल दो, किंगडम मोनेरा में। मतलब आपके आसपास जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जो भी छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं जो यूनिसेलुलर है और जो प्रोकैरियोटिक सेल कैरी करते हैं, उनको आप सीधा सीधा किसके अंदर डाल दो, किंगडम मोनेरा के अंदर डाल दो। पहला समझ में आ गया। फिर उन्होंने क्या बोला, देखो उन्होंने बोला कि किंगडम मोनेरा के अंदर ही सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, इसके बाद बाकी के जितने भी किंगडम्स है इनके अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, मतलब इन सब के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। सही है, तो इस जो प्रोटिस्टा है इसके अंदर अब क्या आ गया है, कौन सा सेल आ गया है, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, इसके अंदर कौन सा सेल आ गया है, यूकैरियोटिक सेल। लेकिन ये जो प्रोटिस्टा है ना बच्चों, ये अभी भी यूनिसेलुलर है, मतलब अभी भी इसके पास मल्टी सेलुलर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आए हैं। तो इन्होंने क्या बोला, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक है, ठीक है, उनका सेल क्या है, यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर है, एक ही सेल वाले हैं, उनके अंदर उसको किसके अंदर डाल दो, आप प्रोटिस्टा ग्रुप में डाल दो, ठीक है, किस ग्रुप में डाल दो, प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में डाल दो। फिर आया ये तीनों, अब बचे ये तीनों। अब ये तीनों ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये तीनों ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक होते हैं, यहां पे लिख दे, ये तीनों ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक होते हैं बच्चों, और साथ ही साथ ये सबके सब क्या है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, ये सबके सब क्या है,
मल्टी सेलुलर। अब यहां तक बात हो गई बच्चों कि जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर था उसको मोनेरा में डाल दिया, जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर था उसको मैंने किस में डाल दिया, प्रोटिस्टा में डाल दिया। अब बात ये हुई कि ये तीनों की तीनों क्या है, यूकैरियोटिक है, और ये तीनों की तीनों क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो अब यहां से यहां पे एक नया फंडा आता है बच्चों, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम लोग ने एक नया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसका ना क्या नाम है, न्यूट्रिशन। क्लियर है, न्यूट्रिशन की बातें करेंगे। अब मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन बच्चों दो प्रकार का है, दो टाइप्स का न्यूट्रिशन है। एक है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, और एक है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सही है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या, जैसे प्लांट्स हो गए, वो खुद का खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं भैया, वो किसी और पे डिपेंड नहीं रहते। सही है, वो किसी और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहना ही नहीं चाहते, तो वो बोलते भाई मेरे को किसी पे डिपेंडेंस नहीं चाहिए, मैं खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर लेगा। सही है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स। और जो दूसरों पे डिपेंड रहेंगे, दीज आर द हेटेरोट्रॉप्स। सही है, तो यहां पे आ जाओ, इन्होंने क्या बोला कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। कौन सा, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो रहा है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, साथ ही साथ यूकैरियोटिक है, साथ ही साथ मल्टीसेलुलर है, इनको हम लोग डाल देंगे किंगडम प्लांटेई में। ठीक है, इनको हम लोग किस में डाल देंगे, किंगडम प्लांटेई में। समझ में आया? तो किंगडम प्लांटेई में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ गए जो ऑटोट्रॉपिक्स है, जो यूकैरियोटिक है और जो मल्टीसेलुलर है। सही है। अब बचा दो बच्चों, अब ये जो दोनों है कि फंगाई और एनिमेलिया, दोनों हेटेरोट्रॉपिक है, दोनों किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। तो इन्होंने, विटेकर ने क्या बोला, विटेकर ने बोला कि आगे चल के ये जो हेटेरोट्रॉपिक्स है ना, ये फिर इसके दो फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, और दो टाइप्स के हेटेरोट्रॉप्स हैं, जैसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सही है। अब हेटेरोट्रॉफिक मतलब क्या, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि खुद दूसरों का खाना चुराने वाले हेटेरोट्रॉफिक कहलाते हैं। अब इसमें भी दो चीजें हैं, एक है बच्चों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका डाइजेशन इंटरनल होगा। ठीक है, जिनका क्या होगा, डाइजेशन इंटरनल होगा, इंटरनल डाइजेशन। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। सही है। इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्मली खाना खाएंगे, सही है, और इनके बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड सिक्रेट होंगे, और वो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करेंगे, इनके खाने को डाइजेस्ट करेंगे, जैसा हमारे अंदर होता है। सही है। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक और है बड़ा ही अजीब टाइप का न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें होता क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो अपने डाइजेस्टिव जो जूस है वो बाहर फूड पे सिक्रेट करता है, उसको बाहर ही डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्टेड जो मटेरियल है उसको वापस सक कर लेता है अपने बॉडी के अंदर। सही है। तो ऐसे बड़े ही अजीब से टाइप के इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है इसमें। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं, डाइजेशन, एक्सटर्नल डाइजेशन। समझ में आई बात? ठीक है, एक्सटर्नल डाइजेशन समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो इन्होंने क्या बोला, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहे हैं, साथ ही साथ जो यूकैरियोटिक है और साथ ही साथ जो मल्टीसेलुलर है, उनको आप डाल दो किंगडम एनिमेलिया में। ठीक है, किसमें डाल दो, किंगडम एनिमेलिया में। और जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहे हैं, ठीक है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहे हैं, साथ ही साथ यूकैरियोटिक है, साथ ही साथ मल्टीसेलुलर है, उनको आप डाल दो किंगडम फंगाई में या फिर फंजाई में। सही है, समझ में आई बात? तो ये आगे चल के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने बना दिए, आर.एच. विटेकर भाई साहब ने बना दिए। अब इसमें हम लोग को इस लेसन में मेनली किसके बारे में पढ़ना है, किंगडम प्लांटेई के बारे में। हम लोग ने थोड़ा मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंगाई के बारे में सीखा हुआ है लेक्चर नंबर 2 में, सॉरी लेसन नंबर 2 में। जिस बच्चे ने नहीं देखा है जरूर से जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सही है। तो इस लेसन में यानी लेसन नंबर 3 में मेनली हम लोग किंगडम प्लांटेई के बारे में बात करेंगे कि किंगडम प्लांटेई आगे चल के फर्दर कैसे डिवाइड हुआ है, कौन कौन से अंदर चीजें प्रेजेंट है। और उसके बाद लेसन नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में। सही है। तो ये किंगडम हम लोग अलग से सेपरेटली पढ़ने वाले। तो आ जाओ पढ़ते हैं किसके बारे में, किंगडम प्लांटेई के बारे में। ठीक है, किंगडम प्लांटेई के बारे में आर.एच. विटेकर से अभी तक हम लोग ने क्या सीखा है कि किंगडम प्लांटेई ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो ऑटोट्रॉपिक्स है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन देते हैं। सही है, ऑटोट्रॉफिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं हम लोग को। सही है। उसके साथ साथ दीज आर हैव यूकैरियोटिक सेल,
ठीक है, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास यूकैरियोटिक सेल होगा, साथ ही साथ ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। अब देखो इसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम 100% है, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ एक्सेप्शन प्रेजेंट होंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स में भी। जैसे अभी मैं बात करूं ऑटोट्रॉपिस में, ठीक है, आपको लगता होगा इस दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वीनस फ्लाईट्रैप। ठीक है, वीनस फ्लाईट्रैप नाम का एक प्लांट होता है बच्चों, जो ऐसे अपने मुंडे से खोल के रखता है, ठीक है, और उसके अंदर से ना बड़ी बहुत अच्छी सी ना स्मेल आती है, बहुत अच्छा ऑर्डर होता है इसका, तो उसके अंदर जो इंसेक्ट होती है ना ऐसे उड़ते 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 उसके अंदर आके बैठ जाती है, उनको बड़ा ही अच्छा स्मेल आता है, तो जैसे ही उसके अंदर इंसेक्ट आके बैठती है ना, उसका जो बाजू बाजू के पंख होते हैं वैसे बंद हो जाते हैं, समझ में आ रही बात, तो आगे चल के वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है, समझ रहे हो, तो वो खुद का खाना खुद नहीं बना रहा, वो हेटेरोट्रॉफिक है, सही है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है बच्चों जो हम लोग को कुछ एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेंगे इन कैरेक्टर्स के भी, सही है, इन कैरेक्टर्स के भी कुछ एक्सेप्शन हम लोग को देखने मिलेंगे, जैसे यूकैरियोटिक। अब सारे के सारे यूकैरियोटिक होने चाहिए, लेकिन एक एक्सेप्शन है किंगडम प्लांटी में, दैट इज क्लेमाइडोमोनास नाम का एक छोटा सा बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया कह लो, किंगडम प्लांटी कह लो, अभी तक साइंटिस्ट भी कंफ्यूज है किसको रखे, किसमें, इसको प्रोटिस्टा में रखे या किंगडम प्लांटी में रखे, कभी इसको इधर रखा जाता है कभी इसको उधर रखा जाता है, सही है। तो बहुत ही छोटा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, देख लो यूनिसेलुलर है, मतलब इस केस को भी वो क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, सही है। तो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो इनको फॉलो नहीं करेंगे, बट फिर भी उनके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होगी किसकी, किंगडम प्लांटी के, इसीलिए उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया है, लेकिन मेजर जो पूरा किंगडम है वो इन चीजों को फॉलो करेगा। क्लियर है। अब हम लोग देखने वाले कि आगे इसका फर्दर डिवीजन कैसे हुआ है, फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, ठीक है, फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है हमारे किंगडम प्लांटी का। तो सबसे पहले आ गया हमारा किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी बच्चों दो सब किंगडम में डिवाइडेड है, ध्यान से सुनो, ठीक है, किंगडम प्लांटी आगे चल के दो सब किंगडम में डिवाइडेड है। कौन कौन से, सबसे पहला है आपका क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, ठीक है, और सेकंड है आपका फेनेरोगैम। अब ये किस बेसिस पे डिवाइड किया भाई, ऐसे तो नहीं डिवाइड करना है हम लोग को, कुछ बेसिस रखना है, सही है। तो ये डिवाइड किया बच्चों सीड के बेसिस पे, ठीक है, किसके बेसिस पे, सीड के बेसिस पे। जिन भी ऑर्गेनिजम्स के पास सीड प्रेजेंट होगा वो आएंगे फेनेरोगैम्स में, जिन भी ऑर्गेनिजम्स के पास सीड प्रेजेंट नहीं होगा वो किसके अंदर आएंगे, क्रिप्टोगैम्स में, सही है। देखो फेनेरोगैम्स का ही मतलब होता है विजिबल, ठीक है, फेनेरो वर्ड का मतलब होता है विजिबल, तो जिनके अंदर आपको विजिबल सीड देखने मिलेंगे, गैम्स का मतलब होता है मिक्सिंग गैमेट्स, तो जिनके अंदर आपको विजिबल गैमेट्स देखने मिलेंगे, जिसके अंदर आपको सीड्स देखने मिलेंगे, वो किसके अंदर आएंगे, फेनेरोगैम्स में। और जिसके अंदर आपको गैमेट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, देखो क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, ठीक है, जैसे हम लोग ने वर्ड सुना ना क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या होता है, एक्चुअल वहां पे कोई पैसा नहीं होता ना, सही है, वो हिडन पैसा है, ठीक है, उसका इसीलिए उसका नाम है क्रिप्टो। क्रिप्टो वर्ड का मतलब होता है बच्चों हिडन, और गैम्स का मतलब होता है गैमेट, तो हिडन गैमेट्स को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिप्टोगैम्स, सही है। इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सीड नहीं प्रेजेंट होगा वो क्रिप्टोगैम्स में आएंगे, जिनके अंदर सीड प्रेजेंट होगा वो फेनेरोगैम्स में आएंगे। तो सीड के बेसिस पे हम लोग ने किंगडम प्लांटी के दो सब डिवीजन कर दिए, दो सब किंगडम बना दिए। अब इसके अंदर ध्यान से सुनेंगे तो अगर हमको इस साइड क्रिप्टोगैम्स में भी आगे दो डिवीजन देखने मिलेंगे, एक है बच्चों नॉन वैस्कुलर और एक है वैस्कुलर, ठीक है। ऐसे प्लांट, ध्यान से सुनेंगे, ऐसे प्लांट जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हो वो वैस्कुलर है, जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट ना हो वो नॉन वैस्कुलर है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम क्या है, जाइलम और फ्लोएम एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक टिश्यू है जो जनरली फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं पूरे प्लांट के अंदर, सही है। देखो रूट का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। अब सिर्फ रूट के पास पानी रहेगा क्या, नहीं, पूरे प्लांट तक हमको पानी पहुंचाना है, क्योंकि जो एक एक जो लीव्स है उन सबके अंदर फोटोसिंथेसिस चल रहा है, तो सबको पानी की जरूरत है, मतलब सबको पानी पहुंचाना है, वो पानी पहुंचाने का काम किसका है, जाइलम का। वैसे ही जो लीव्स है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस चली तो वहां पे खाने का फॉर्मेशन हुआ, वहां पे खाना बना, तो उस खाने को रूट तक पहुंचाना है ना, रूट को भी तो खाना चाहिए भाई, वहां के भी तो सेल्स काम कर रहे हैं, सही है। तो वहां तक रूट के रूट में जो खाना जा रहा है वो किस पाइप के थ्रू जा रहा है, फ्लोएम के थ्रू। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा वो उन्हें हम लोग वैस्कुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, वैस्कुलर प्लांट्स कहेंगे, और जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज नॉन वैस्कुलर प्लांट। अब ध्यान से देखोगे तो नॉन वैस्कुलर में बच्चों दो चीजें डिवाइड हो रही है, ठीक है, दो पार्ट्स हैं नॉन वैस्कुलर में। सबसे पहला आता है बच्चों थैलोफाइटा,
सबसे पहला है थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा नाम कैसे पड़ा? थैलोफाइटा नाम पड़ा हुआ है बच्चों थैलॉइड शब्द से, ठीक है, थैलॉइड वर्ड से। थैलॉइड वर्ड मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जिनका हम लोग रूट, स्टेम, लीव्स ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं आपको इन थैलोफाइटा को दे दूं और बताओ इसका रूट कहां है, स्टेम कहां है, लीफ कहां है, तो आप नहीं बताओगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। सही है। अब इसको हम लोग जनरली एल्गी भी कहते हैं। एल्गी अपने नॉर्मल भाषा में इसको एल्गी कह ले। अब ये भी आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक ग्रीन एल्गी, एक ब्राउन एल्गी और एक रेड एल्गी, ठीक है। 3 एल्गीज में आगे चल के ये थैलोफाइटा भी आगे चल के डिवाइड होता है। सही है, तो ये समझ में आ गया। ये जनरली हम लोग को पानी के अंदर ही मिलेंगे, पानी के बाहर नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो दूसरा प्लांट है नॉन वेस्कुलर के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा छोटे छोटे मॉसस लाइक पेड़ होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, शर्ब लाइक, ठीक है। और ये जो पेड़ है ये जनरली टेरेस्ट्रियल हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे उग सकते हैं, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की जरूरत होती है, सेम टू सेम एम्फीबियंस की तरह। अगर आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में किंगडम एनिमेलिया पढ़ा है, तो आप लोग ने एक ग्रुप क्लास का नाम सुना होगा, दैट इज एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो जमीन पर रह सकते हैं, लेकिन उनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी में जाना पड़ेगा। इसीलिए ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द किंगडम प्लांटेई भी कहा जाता है। किंगडम प्लांटेई की ये एम्फीबियंस है, मतलब ये पानी के बाहर रह सकते हैं, प्लांट्स जमीन के ऊपर रह सकते हैं, बट इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? पानी के अंदर जाना पड़ेगा। दीज आर द ब्रायोफाइटा। उसके बाद वेस्कुलर में, ठीक है, नॉन वेस्कुलर के हो गए 2। उसके बाद आता है वेस्कुलर में टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा, ठीक है। और इसमें पी साइलेंट है। टेरिडोफाइटा में सिर्फ टेरिडोफाइटा लिख के मत आ जाना, इसमें पी साइलेंट है। सही है। तो टेरिडोफाइटा को हम लोग ट्रू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। मतलब ये ट्रू टेरेस्ट्रियल क्यों है? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन करने के लिए भी इसको पानी में जाने की जरूरत नहीं है। ये सबसे पहला ट्रू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ कहां पे उग सकता है? जमीन के ऊपर उग सकता है। इसको ज्यादा पानी में रहने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? तो ये इतने डिविजन्स थे आपके क्रिप्टोगैम्स के, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स आपके इन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब अगर बात करें फेनेरोग्राम्स की, तो फेनेरोग्राम्स भी बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फेनेरोग्राम्स मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके पास सीड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक है जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और एक है एंजियोस्पर्म। सही है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जनरली ये दोनों वैस्कुलर है, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों वैस्कुलर है, दोनों के पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। तो दिस बोथ आर वैस्कुलर, ठीक है, दोनों क्या है? वैस्कुलर है। और 2 पार्ट है इनके बच्चों, एक है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्या है? ये दोनों भी सीड के बेसिस पे डिवाइड हुए हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सीड के ऊपर कोई कवर प्रेजेंट नहीं होता, जैसे हम लोग ने देखा है ना, मेनली अगर तुम लोग आम इमेजिन करो, आम, तो उसके अंदर एक सीड होती है, लेकिन उस सीड के ऊपर पहले से आम प्रेजेंट है। मतलब वो जो आम है, जो जिसको हम लोग खाते हैं, वो उस सीड को कवर करके रख रहा है। सही है, तो उसके अंदर सीड के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सीड के ऊपर कवरिंग है, वो आएंगे एंजियोस्पर्म्स में, और जिनके ऊपर सीड में कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती, वो किसके अंदर आएंगे? जिम्नोस्पर्म में। सही है, जो किसके अंदर आएंगे? जिम्नोस्पर्म में। सही है। अब ये आपका एंजियोस्पर्म्स भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पता चल लग रहा है मुझे कि बहुत सारे डिवीजन है, बट क्या करें, पढ़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब समझ में आ जाएगा, एकदम ईजी है। ठीक है। आपका जो एंजियोस्पर्म है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक है बच्चों मोनोकॉटिलिडॉन, ठीक है, मोनोकॉटिलिडॉन, और एक है डायकॉटिलिडॉन। सही है। मोनोकॉटिलिडॉन मतलब क्या? ऐसे सीड जो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे आम का सीड ले लो, आम का सीड क्या आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? इजीली नहीं हो सकता ना। तो वो किसके अंदर आएगा? जनरली मोनोकॉटिलिडॉन के अंदर आ जाएगा। सही है, वो किसके अंदर आ जाएगा? मोनोकॉटिलिडॉन के अंदर आ जाएगा। सही है। हम लोग ने ब्लैक पेपर देखा होगा, आप लोग ने काली मिर्च देखी होगी, क्या वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है? नहीं। तो वो किसके अंदर आ जाएगा? मोनोकॉटिलिडॉन में आ जाएगा। लेकिन जो ऐसे सीड्स जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, वो किसके अंदर आएंगे? डायकॉटिलिडॉन। जैसे जितने भी दाल होते हैं, जैसे आप लोग ने चना देखा होगा ना, चना इजीली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। हम लोग ने पी देखा है, ठीक है, पी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे प्लांट्स के सीड जो 2 पार्ट्स में इजीली डिवाइड हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज डायकॉटिलिडॉन। जिसके पास 2 कॉटिलिडॉन होते हैं, दीज आर द डायकॉटिलिडॉन। कुछ के पास एक ही कॉटिलिडॉन होते हैं, वो है मोनोकॉटिलिडॉन। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये था आपका जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ योर किंगडम प्लांटेई, आपका किंगडम प्लांटेई का जनरल क्लासिफिकेशन। अब इसके हम लोग
एक एक स्ट्रक्चर को, एक एक चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर से, ठीक है। इस लेक्चर में नहीं, आई नो। तो अगले लेक्चर से हम लोग एक एक चीजों को उठाएंगे, थैलोफाइटा को उठाएंगे, ब्रायोफाइटा को उठाएंगे और इसको एकदम डिटेल में स्टडी करना चालू कर देंगे। सही है। तो अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर पिछले वाले 2 लेसन्स नहीं देखे तो देख लेना फटाक से जाके। सही है। और अगले आने वाले लेक्चर्स के लिए जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर दो ताकि आप सबको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम वीडियो को अपलोड करें। क्लियर है, समझ में आ गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।